पड़ोस के बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, इसे समझने के लिए और क्या ये अंतहीन सिलसिला है, इसे जानने के लिए हमारे साथ आज हैं बांग्लादेश में उच्चायुक्त रही बीना शेखरी जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम, ये क्या हो रहा है और इसको कैसे देखती हैं आप? स्थिति काफ़ी गंभीर है मेरे ख्याल में बांग्लादेश में, क्योंकि 5 अगस्त 2024 जब से प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वहाँ से छोड़ के भारत आ गई, तब से देख रहे हैं कि स्थिति संभल नहीं रही है। उसमें जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, चीफ एडवाइज़र हैं, और उनका एक इंटरिम सरकार तो कह ही नहीं सकती, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, उनके संविधान के मुताबिक ये उसमें प्रोविज़न है ही नहीं कि ऐसे कोई सरकार बने। ये जो सरकार आई है, इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, इंटरिम रिजीम कह सकते हैं, ये सरकार आई है, दे हैव बीन स्worn इन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेजेंट बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उस बांग्लादेश के संविधान में कोई ऐसे प्रोविज़न है ही नहीं कि एक इंटरिम सरकार बने। So they really do not have a validity, but they are taking decisions and they're trying to see as do they have a validity, and because of that all the confusion is being created, because प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस तो अपने तरफ से हैं, उनके एडवाइजर्स जो हैं वो अपने तरफ से हैं, और उनके पीछे जो हैं वो हैं जमात इस्लामी, और जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, हिज़्ब उत-तहरीर है, इस जमात इस्लामी है, हिफाजत इस्लाम है, ये सब हैं। हिज़्ब उत-तहरीर, हिफाजत इस्लाम, वो तो एडवाइज़र्स के रूप में भी आ गए हैं, उन्होंने वोट भी लिया है। तो इस वजह से एक तरफ से वो अपना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ से वो मोबोक्रेसी की सिचुएशन है कि वो आवाम आती है और ज़बरदस्ती से जजेस जो हैं उनको ज़बरदस्ती से रिज़ाइन करा दिया और अपने नए जजेस बना लिए। हिंदू प्रोफेसर हैं, हिंदू टीचर हैं, उनको ज़बरदस्ती से अपना इस्तीफ़ा दिलवा दिया और फिर नए लोगों को वहाँ लगा दिया। तो इस लिहाज से देखा जाए तो स्थिति हर तरह से गंभीर है, और वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनकी हो रही थी, जो 15 साल में 6 to 8% ग्रोथ हो रहा था उनकी इकोनॉमी का, वो अब बंद हो गया है, क्योंकि कई फैक्ट्रीज भी बंद पड़ी हैं। ये बताइए, और थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि बार बार कहा जाता है कि भाषाई आधार एकता का आधार है, और बंगला के बारे में, बंगालियों के बारे में कहा जाता है जे पड़े काली ते पड़े बंगाली, कोई लड़ाई नहीं, कोई विषाद नहीं। आप वहाँ हाई कमिश्नर रही हैं, अच्छा समय गुजारा आपने, और बड़ी हम लोग को जब भी जरूरत पड़ती है साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, बांग्लादेश के बारे में दौड़ के आपके पास आते हैं। आपको लगता है कि वहाँ भाषाई आधार काम नहीं कर रहा है और क्वाइट डिफरेंशिएशन है, धर्म के आधार पर सब कुछ बटा हुआ है? देखिए, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1972 में कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, उसमें देयर आर 4 पिलर्स, और सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द 4 पिलर। डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, नेशनलिज्म है, जो बंगाली नेशनलिज्म कहते हैं, और सोशल जस्टिस है। तो ये आधार है, उनके संविधान का आधार है सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी। तो ज़रूर, जैसे आपने कहा कि रिलीजन का उसमें रोल ज़रूर रहा है बंगाल में। हमने देखा है कि पार्टीशन के पहले भी, विभाजन होने से पहले भी, डायरेक्ट एक्शन डे जो हुआ था कलकत्ता, क्या राइट्स हुए थे, नोअल-खाली में हुए थे, सब हुए थे, हमारे महात्मा गांधी जी भी वहाँ गए थे। तो ज़रूर जो फंडामेंटलिस्ट हैं उन्होंने ज़रूर कोशिश की है हर दफ़ा कि उनका हाथ ऊपर आ जाए, लेकिन हर बार हमने देखा है कि ये जो बंगाली नेशनलिज्म का है, और सब लोग जो बांग्लादेश में रहते हैं उनको अपने रिलीजन पर भी फ़ख्र है और अपने कल्चर पर भी फ़ख्र है। तो रिलीजन अपने आप, जब द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कि आप अपना रिलीजन मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि दे हैव सेड इन द न्यू वर्जन इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन, जो बाद में प्रेसिडेंट जिया और रहमान आए और फिर एरशाद आए, तो उन्होंने हर जगह से सेक्युलरिज्म को हटाने की कोशिश की। लेकिन अब जब शेख हसीना जी थी, हाँ, तो उन्होंने सेक्युलरिज्म का शब्द दोबारा लाया। हाँ, इस्लामिक स्टेट रिलीजन वो भी है और सेक्युलरिज्म का शब्द भी है। पीपल आर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन, वो भी शब्द। लेकिन ये बीते 3 महीने से जो कुछ भी हो रहा है, मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पे कार्रवाई हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप जो बनने वाले हैं उन तक ने इस पर सवाल किया है और कहा है इसको रोकना चाहिए। तो ऐसा तो वहां होता नहीं दिख रहा। आप अपने कार्यकाल में क्या ऐसा महसूस कर रही थी, कोई इतना भयावह अंडर करंट वहां से खड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन दिनों में, हालांकि जब वहाँ पे उच्चायुक्त थी, तो जैसे आपने कहा खालिदा जिया की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थी, और उनकी अलायंस में जमात इस्लामी थी। तो जमात इस्लामी सरकार में अलायंस मेंबर थी, तो उनके मंत्री थे, मैं उनको मिली हूँ, अमीर जमात इस्लामी, उनकी इफ्तार पार्टीज में गई हूँ, उनको जानती हूँ अच्छी तरह। और ज़रूर
उनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं बांग्लादेश के लिए अलग हैं। वो चाहते हैं वहाँ पे इस्लामिक लॉ और कुरान का महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा कुरान का ही महत्व है, और कोई सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी और शुरू में 2001 में जब खालिदा जिया का इलेक्शन हुआ था, तो बहुत सारे अटैक्स हुए थे माइनॉरिटीज़ पे, यही कह के कि आपने अवामी लीग के लिए वोट दिया तो लगाए। फिर भी हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने ब्रजेश मिश्रा जी को वहाँ भेजा था और बातचीत की थी खालिदा जिया से, तो सब रुक गया था। इस बार तो लगातार इतने बिल्कुल मैं कहती हूँ हेट्रेड के साथ जो ये अटैक्स हो रहे हैं, 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। 1971 के बाद ये पहला अवसर है जो इतने सस्टेन तरीके पे और बिल्कुल ब्रूटल वायलेंट तरीके में ये हो रहा है। ये ऐसे कभी नहीं, 1970 के बाद ये पहली बार है। 1971 में मार्च में अटैक शुरू हुए थे, नवंबर में दिसंबर में जब विजय दिवस 16 तारीख को हुआ था, तब तक अटैक्स उनके इंटेलेक्चुअल्स पे, हिंदुओं पे। सबसे पहले उन्होंने ये टारगेट किए जब ऑपरेशन 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च हुआ पाकिस्तान आर्मी ने, तो उनके टारगेट दो ही थे। पहले शेख मुजीब को अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान भेजना, और दूसरा हिंदुओं और इंटेलेक्चुअल, ढाका यूनिवर्सिटी गए वो, और हिंदुओं पे, इंटेलेक्चुअल्स पे, सब पे उन्होंने वार किया। मैं जानती हूँ जिन्होंने अपने फादर्स को, बड़े भाइयों को उस वक्त 25 मार्च 1971 को बिल्कुल दे लॉस्ट देम। उसके बाद अब देख रहे हैं कि ऐसा अब जो देख रहे हैं, तो अभी कहा जा रहा है भारत बहुत सशक्त है, इकोनॉमिक पावर है, लेकिन ये सब होते होते अब जाके गए हैं फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ। हस्तक्षेप करने में केवल बयानबाजी चल रही है, क्या हस्तक्षेप करना चाहिए या उसको मोल्ड करना चाहिए? उसमें कहीं ना कहीं देर हो रही है मशीनरी से? नहीं, हमारे सरकार ने तो पहले दिन से ही कहा था कि हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं। वी ऑलवेज हैव अ पॉलिसी कि हुएवर इज द गवर्नमेंट इन पावर, जो भी वहाँ पे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, फिर देखेंगे कैसे होता है। वी आर विलिंग टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप। इतने सारे कोऑपरेशन के प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं, कनेक्टिविटी के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, पावर सप्लाई के हैं, तो नेचुरली कंटिन्यू हो तो अच्छा है। लेकिन इसके बाद मीटिंग हुई थी, न्यूयॉर्क में मीटिंग हुई थी, फॉरेन अफेयर एडवाइज़र और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उनकी भी मीटिंग हुई थी, और तब शायद तय हुआ था कि फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन होंगे। तो अब वो गए हैं, और ज़रूर वो कहेंगे कि हम तो बिल्कुल आपसे बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स है वो भी देखने वाली बात है। और ज़रूर हमारे लोगों ने कहा होगा कि ये जो अटैक चल रहे हैं माइनॉरिटी पे, पूरी दुनिया में हलचल मची है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हुआ था। आपने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले कहा था, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 दिन पहले डिस्कशन हुआ था। उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने एथनिक क्लिनजिंग के शब्द इस्तेमाल किए ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ज़रूर पूरी दुनिया में काफ़ी इसके बारे में फिक्र है कि क्यों ऐसे हो रहा है, लेकिन इनकी तरफ से कंप्लीट डिनायल है। ये मुझे सबसे बड़ा जो है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और अनएक्सेप्टेबल है कि वो बिल्कुल इतना डिनाई कर रहे हैं कि वो मानने को तैयार भी नहीं है कि कुछ हुआ है, और सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये तो क्योंकि इन लोगों ने अवामी लीग के लिए वोट दिया था इसलिए। पर ये कहाँ की डेमोक्रेसी है, कहाँ की सेक्युलरिज्म है, कहाँ की नेशनलिज्म है कि अगर किसी ने वोट किसी और को दिया तो आप उसको जान से मारें, उनकी आप प्रॉपर्टी छीन लें, जलाएं, उनके औरतों को आप ले जाएं, अबडक्ट करें? ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। तो और हम नहीं, डिप्लोमेट हैं और आप एग्रेसिव, क्या हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे हैं? बड़ी मुश्किल, लोग उम्मीद कर रहे हैं वहां और आप चुपचाप से किस बयान दे रहे हैं, तो इसका क्या है, अल्टरनेट क्या है? आई थिंक हमारे सरकार ने बिल्कुल सही कहा है कि हम उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत से ही उनको अगर हम कन्विंस कर पाएँ कि ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसलिए हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ गए हैं। आज बातचीत हुई होगी ज़रूर, और उम्मीद है कि उसका कुछ असर ज़रूर होगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो स्थिति है उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे विश्व में पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अब देखिए, जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उन्होंने एक 8 पॉइंट डिमांड किया है। बांग्लादेश में जो शासन है अभी, उनसे डिमांड किया है कि बहुत सिंपल डिमांड है कि हम माइनॉरिटीज़ के लिए एक लॉ, माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्शन के लिए आप लॉ बनाइए, माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्शन के लिए एक मिनिस्ट्री बनाइए, हमें जो हम पे अटैक्स हुए हैं उन लोगों को पकड़िए, उनको प्रोटेक्शन दीजिए, उनको मतलब पनिशमेंट दीजिए। तो ये सब है, लेकिन सरकार जो शासन है वहाँ पे, वो तो बिल्कुल इसके बारे में बात करने को भी तैयार, जिक्र करने तक को तैयार नहीं है। थोड़ा सा दूसरे पहलू पे हम कि लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स है, शेख हसीना का वहां से निकल जाना, प्राइम मिनिस्टर का वहां से, टोटली लॉ एंड ऑर्डर का, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर फिर से एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है?
और जिन लोगों की वजह से लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स किया था वो हावी हैं? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो इसलिए कोलैप्स हुआ कि अ, ये जो द इस्लामिस्ट टू कंट्रोल, ये जो स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन था पहले, पहले जो हर एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का ग्रुप था, वो इकट्ठे आके वो कहते थे कि ये जो रिजर्वेशन हैं मुक्ति योद्धा के लिए, इसको हटाना चाहिए, क्योंकि पहले तो शेख हसीना ने ही हटाए थे, हाँ। पहले 6 साल पहले, फिर किसी लॉ डिसीजन, हाई कोर्ट डिसीजन की वजह से वो वापस आ गए। तो ये हसीना जी उनको कह रही थी कि मैं ये हटाने को तैयार हूँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिए, और शायद उन्होंने 5% कुछ रखे। तो लेकिन तब तक क्या हो गया था कि ये जो स्टूडेंट्स का मूवमेंट था, उसमें जमाते इस्लामी और इस्लामी छात्र शिविर हावी हो गए थे, और उन्होंने मतलब वहीं से अ, बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के ऐसा माहौल क्रिएट किया कि उन्होंने आर्मी की सपोर्ट लेके शेख हसीना को कहा कि आप बस चले जाइए, वरना उन्हीं पे वो अटैक हो जाता, कुछ हो भी जा सकता था। तो ये स्थिति जो है कि इस्लामिस्ट आर इन कंट्रोल, ये अब पूरी दुनिया के सामने ये पेश हो रहा है कि हु इज इन कंट्रोल, बिकॉज मोहम्मद यूनस तो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं लग पा रहे हैं, वो तो कुछ ना कुछ कह पा रहे हैं, ना कुछ डिसीजन अनाउंस कर पा रहे हैं। और पुलिस जो है, पुलिस के ऊपर लोग, ये जो इस्लामिक ग्रुप्स की वजह से इतने अटैक्स हुए कि पुलिस, लॉट ऑफ पुलिस पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, कईयों की जान चली गई, 30 40 50 पता ही नहीं, उस पर जान चली हुई है। तो पुलिस तो आ ही नहीं रही दोबारा, और नॉट ओनली पुलिस, पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, पुलिस स्टेशन पे अटैक हुआ, उनकी आग लगाई गई, पुलिस स्टेशन पे जो वेपन्स रखे गए हैं उनको छीन लिया गया, करीब 12,000 कहते हैं ऐसे वेपन, तो वो कहाँ हैं वो वेपन, किसी को पता नहीं, शायद कहते हैं 2,000 वापस जाके हैं, सरेंडर हो गए हैं वापस, लेकिन 10,000 तो फिर भी कहीं हैं। तो ये सिचुएशन इसकी वजह से कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। प्रोफेसर सीकरी, ये 15 साल तक शेख हसीना का वहाँ शासन था, क्या उसको रीड नहीं कर पाई, या कोई आप कॉन्स्पिरेसी की बात देखती हैं इसके पीछे, जो कुछ अचानक हुआ होगा? आई थिंक बहुत लोग शुरू से यही कह रहे थे कि डेंजर है, आई एम श्योर सारे इंटेलिजेंस एजेंसी यहाँ के वहाँ के सब लोग, इंफॉर्मेशन तो जरूर रही होगी, लेकिन कब होगा क्या होगा, और जैसे शेख हसीना शायद शायद ये बात को स्वीकार भी नहीं की होगी कि ये ऐसे कुछ हो सकता है। और हमेशा जब ऐसे होते हैं हादसे, तो बाद में तो सोच ही सकते हैं कि पोस्टमार्टम होता है कि ऐसे होना चाहिए, लेकिन उस वक्त जो है वो हावी वो हो गए, इस्लामिस्ट रिजीम हावी हो गया, और अब जो है आर्मी को उन्होंने पावर्स दिए हैं, लेकिन आर्मी भी पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये रहेगा तो ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करें तो उनको यूएन पीस कीपिंग में अलाउ नहीं किया जाएगा, तो उनके भी हाथ एक किस्म से बंधे हुए हैं, तो इसलिए वो सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रही है। और न्यू एस्पेक्ट जो मैं इस पे कहना चाहूँगी कि जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, अक्सर जो है 1971 से जो उन पे अटैक्स हुए हैं, ये नहीं कि नहीं हुआ है, क्योंकि हुए हैं, फिर वो चले आते थे। इस बार उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, ये हमारा देश है, वी आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड वी वांट प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। सो इसलिए जो है इस बार संघर्ष बहुत अक्यूट हो गया है, क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं, पीसफुल बट वेरी लार्ज, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, इन ढाका 2 बार किया है, चिटगांव में 1 बार किया है, रंगपुर में 1 बार किया, और हर बार सब लोग माइनॉरिटी के लोग आके जुड़ गए हैं इन डेमोन्स्ट्रेशन में। तो शायद इसकी वजह से हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी मतलब वो भी सोच रही होगी कि अब इसको कैसे संभाला जाए। स्थिति तो आज की तारीख में कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन ज़रूर शायद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी के डिस्कशंस के बाद शायद सुधर जाए। आप कह रही हैं कि आर्मी भी हैंडीकैप दिख रहा है, उससे पहले आपने बताया कि जो केयर टेकर हैं वहाँ मोहम्मद यूनुस, वो हैंडीकैप हैं, बिल्कुल उनके समझ में नहीं आ रहा है कैसे चीज़ों, या फिर उनके साथ शामिल हैं, तो और बिल्कुल हमारे पड़ोस में, तो क्या हम इसी हालत में लोगों को वहाँ छोड़ दें कि ये चीज़ें खुद ब खुद ठीक होंगी? नहीं, ये ज़रूर जो है ना, इसमें हमारी सरकार ने हमेशा ये कहा है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, पहला जो एफर्ट होना चाहिए वो हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी के बेसिस पे होना चाहिए, और उसी के बेसिस पे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ गए हैं बातचीत के लिए। तो उम्मीद है कि इस बातचीत का ज़रूर असर पड़ेगा, और इसमें कुछ सुधार भी आएगा। ज़रूर पूरी दुनिया देख रही है बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वो भी घबराए हुए हैं कि क्यों हो रहा है।
तो इसलिए जो है, और जो आपने कहा आर्मी के बारे में, क्योंकि ये जो सत्ता पलट हुआ है, इसमें आर्मी का रोल क्या था नहीं था, ये सब चीज़ें, मतलब वो सब डिस्कशन तो सब ये सब हो रहे हैं ना। तो मेरा जो ख्याल है, वन हैज़ टू बी लिटिल पेशेंट, बिकॉज कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि एकदम से कुछ वहाँ पे स्थिति एकदम खराब हो जाए। लेकिन जो जो देखने वाली बात है कि अब तक ट्रेंड्स क्या हो रहे हैं, जो मैंने बताया कि माइनॉरिटी जो हैं उन पे अटैक्स कंटिन्यूड हैं, उनके जो लाइवलीहुड चले गए हैं, उनके घर चले गए हैं, जर्नलिस्ट पे अटैक बहुत सीरियस है, हंड्रेड्स ऑफ जर्नलिस्ट जेल में हैं, मर्डर चार्जेस पे जेल में हैं, उनको मतलब मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं, हंड्रेड्स ऑफ अदर जर्नलिस्ट उनकी नौकरियां चली गई हैं, उनके प्रेस एक्रेडिटेशन चले गए हैं। जो पहले होता था कि दे यूज्ड टू ब्लेम शेख हसीना कि उन्होंने डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट की है, प्रेस फ्रीडम पे बहुत असर पड़ा है, अब तो बिल्कुल ही मतलब नामो निशान नहीं है प्रेस फ्रीडम का। और इसकी वजह से भी बहुत कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट उन्होंने कहा है। अब देखिए ये अब हमारे भारत में देखिए कि इससे कैसे सहमति बन रही है, सारे समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि जो अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटीज पे ये गलत बात है। एक ग्रुप है सिटीजन्स फॉर फ्रेटर्निटी, जिसमें डॉक्टर याकूब कुरैशी हैं, डॉक्टर नजीब जंग हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है मोहम्मद यूनुस को कल या परसों 2 दिन पहले, और उसमें ये कहा है कि एज इंडियन मुस्लिम्स वी आर अशेम्ड दैट यू आर अटैकिंग द माइनॉरिटीज, और ये टेनेट्स ऑफ इस्लाम में नहीं है। तो अब देखेंगे कि केरला के ग्रैंड मुफ्ती ने कहा है, दिल्ली के शाही इमाम ने कहा है, अन्य लोगों ने कहा है, और वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो ये जो सहमति बन रही है इंडिया में, ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सब लोगों को पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और इस बीच मोहम्मद यूनुस कहना कि कुछ भी नहीं हो रहा है, और उनके गिने चुने जर्नलिस्ट वो भी लिख रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तो फिर बिल्कुल ये मुश्किल है। लेकिन हमेशा हालात, जब बांग्लादेश वार शुरू हुआ था या उस बनाने की बात शुरू हुई थी, मुक्ति वाहिनी की बात हुई थी, तब भी एक डिप्लोमेसी का कोई चैनल था। हाँ। क्या वो चैनल अभी भी वायबल है जो कि चीजों को पीछे से कंट्रोल करवा सकता है? बिल्कुल चैनल वायबल है, हमेशा हमेशा चैनल वायबल है। कई चैनल्स हैं, बायलैटरल हैं, यू नो, देयर आर मेनी चैनल्स, आई डोंट थिंक देयर एनी प्रॉब्लम। बट ये जो हम समझ सकते हैं कि पहले 2 हफ्ते में कुछ हुआ। प्रथम आलो उनके बंगाली पेपर ने लिखा है कि पहले 2 हफ्तों में माइनॉरिटीज पे 1068 अटैक्स हुए हैं। जो हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल है उन्होंने कहा है 2000 अटैक्स हुए हैं, और ये बंद नहीं हुए हैं। पहले सोचे थे चलो ठीक है शुरू में हुए फिर बंद हो जाएंगे, जैसे अक्सर पहले भी हुआ करता था, बट लेकिन इस बार तो नहीं हुआ है। तो लोग इसलिए और सीरियस हो रहे हैं, जैसे सिटीजन्स फॉर फ्रीडम ने चिट्ठी लिखी है, अन्य लीडर रिलीजियस लीडर भी कह रहे हैं। तो ये जो प्रेशर और सहमति हो रही है, इससे बड़ा असर पड़ेगा। अब ममता बनर्जी ने भी कहा है कि यू नो यूएन जो भी है जो हर कोई कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, लेकिन एक बात और बताइए, चूंकि आप वहाँ डिप्लोमेट रही हैं, बांग्लादेशियों से करीब से आपका वास्ता रहा है, बेगम खालिदा जिया की सरकार जिसको कहा जाता शेख हसीना की तुलना में थोड़ी सी इंडिया के विरोध में है, उस समय आप रही हैं वहां, तो आपको लगता है, और बार बार ये कहा जाता है कि बांग्लादेश हमने बनाया, बांग्लादेश को जितना जो कुछ भी संभव हुआ हमने दिया, आर्थिक तौर पे खड़ा किया, सब कुछ किया, हर कोई कहता है ये बात, लेकिन ऐसा क्या है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है? नहीं, तो वहाँ पे देखिए लोग तो बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं ना। बांग्लादेश और भारत की फ्रेंडशिप काफ़ी रही है, ज़रूर बीच में डिफरेंसेस वगैरह हुए हैं, और ये नहीं कि अभी भी जो रिवर वाटर कहते हैं, ज़रूर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, उस पर बातचीत होती है, हो रही है वो बात। और बांग्लादेश के लोग भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो इंडिया की तरफ से मदद आई है। अब देखिए अभी भी जो पावर सप्लाई है अदानी का है, अब वो उनका अनपेड बिल है, वो कहते हैं मैं हम बंद कर देंगे, पर वो बंद कैसे कराएं क्योंकि उनकी इंडस्ट्री और बैठ जाएगी। तो ज़रूर बांग्लादेश में ये अप्रिसिएशन है। लेकिन अब जो रेडिकल फोर्सेस का हाथ ऊपर आया है, और जो रेडिकल फोर्सेस एक्सट्रीमली रेडिकलाइज, जो जमात इस्लामी, हिफाजत इस्लाम, हिजबुत तहरीर, जो बिल्कुल चाहते नहीं कि बांग्लादेश में सेकुलरिज्म की कोई बात चले भी, और वो हमेशा चाहते हैं कि बांग्लादेश में शरिया लॉ हो और कैलिफेट बने, तो वो अपना से कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब ट्रेंड जो है जो हो रहा है, नेचुरली हमारे लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, और उम्मीद है कि जब डिस्कशंस होते हैं जैसे आज हो रहे हैं वहाँ, तो उसमें दोनों साइड समझ जाएंगे कि भाई ये तो सिचुएशन कंटिन्यू नहीं हो सकती है। वहाँ बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं आगे भालो छिलो, पहले ठीक था, अच्छा था, बेटर था। सो
अब अल्टीमेटली लोगों के हाथ में है। तो जब वो भी समझ रहे हैं कि उनकी इकोनॉमिक स्थिति इतनी खराब हो गई है, प्राइसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं हमारे, हम फिर भी हम डेमोक्रेटिक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेज रहे हैं। चावल पहले 50,000 टन भेजे, अब और 50,000 टन भेज रहे हैं। तो हम अपनी तरफ से मदद तो जारी है हमारी तरफ से, लेकिन ये जो रेडिकलाइजेशन का ट्रेंड है, और अगर वो अपने वो उसको यू नो कंट्रोल परपेचुएट करना चाहें, तो देखते हैं बांग्लादेश के लोग क्या कहते हैं। सब तरह से देख रहे हैं, इसलिए स्लोली एंड स्टेडीली हमारी सरकार सब कुछ देख रही है। प्रोफेसर सिकरी, एक बात और है, इंटरनेशनली अमेरिका में प्रशासन बदल गया है। जब ये शुरुआत हुई थी बाइडेन थी, और 20 जनवरी को ट्रंप आ जाएंगे। इससे इसके पीछे कोई कारण देख रही हैं आप कि आने वाला समय कुछ ज्यादा प्रभावी तरीके से बदलेगा? देखिए, ये तो ज़रूर है कि जैसे हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अन्य सरकार भी कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो पहले ही किया था, इलेक्शन के पहले ही कहा था। तुलसी का बाद जो उनके साथ जुड़ गई हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने भी बहुत ज़ोरों शोरों से कहा है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो हुआ वो उन्होंने कहा। तो नेचुरली जब पूरी दुनिया इस पर बिल्कुल गौर कंसर्न फरमा दिखा रहा रही है, है। और तो ज़रूर इसका ज़रूर असर होगा। और हमारी बातचीत भी इन लोगों से होती है, हम भी बता रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ना ही तो सिचुएशन है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़े तो हमारे बॉर्डर्स के अक्रॉस भी 3 तरफ से तो इंडिया बॉर्डर है, तो स्पिल ओवर भी तो हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर का जो इफेक्ट है वो इसका इम्पैक्ट ये हमारे देश में भी हो सकता है। गुस्सा तो अपने देश में बहुत ज्यादा है। हाँ, त्रिपुरा बिल्कुल। में जो कुछ भी हाँ, हुआ, बिल्कुल। या जो भी इफेक्टेड लोग हैं, काफी गुस्सा है। लेकिन जो चीजें हैं कि कैसे ये हुआ, 15 साल तक शेख हसीना शासन में है, आरोप ये है कि प्रो इंडिया थी, उसके बावजूद भी इतना ज्यादा उनकी सरकार से कोई दिक्कत हो, लेकिन भारत के खिलाफ या भारतीयों के खिलाफ या माइनॉरिटीज के खिलाफ ये मेरा ख्याल है कि ये जो मोहम्मद यूनस ने खुद कहा है कि लॉन्ग प्लान, ये एक स्पॉन्टेनियस बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने खुद इनकार कर दिया। वो जब न्यूयॉर्क गए थे और क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव में उन्होंने भाषण दिया, तो उन्होंने साफ कह दिया, वो शायद जोश में आके उन्होंने कहा, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये महफूज आलम को, जो उनके स्पेशल असिस्टेंट हैं, और कहा ही इज द मास्टरमाइंड एंड इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस, इट इज मेटिकुलसली प्लान। उन्होंने ये सब कहा। तो लगता है जरूर कि ये प्लान किया गया था। एज पार्ट ऑफ द प्लानिंग ये जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट उन्होंने जनरेट किया ग्रास रूट्स पे, ये शेख हसीना के नाम के साथ जोड़ के हर एक चीज वो शेख हसीना कहते थे भारत दलाल, तो हर एक चीज कहते हैं कि नहीं इंडिया ने कहा इसलिए उन्होंने किया। लेकिन हालांकि शेख हसीना वेरी स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर, वो अपने डिसीजन अपने आप लेती थी, और वो जरूर अपने लोगों के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहती थी, और उन्होंने उनको दिया 5-6%, 8% ग्रोथ, बड़ी अच्छी बात है। तो ये जो उन्होंने कोशिश की एंटी इंडिया सेंटिमेंट जनरेट करने की, ये उन्होंने उसमें काफ़ी सक्सेसफुल रहे, और बहुत ही ज़्यादा जो है हर एक चीज़ में हर एक चीज़ इंडिया को ब्लेम करो, ये इंडिया का कसूर है। लेकिन अब जब उनको चावल चाहिए तो इंडिया से लेंगे, हर एक चीज़ चाहिए तो इंडिया से लेंगे, 5 करोड़ अंडे इंपोर्ट करना चाहते हैं वो इंडिया से करेंगे। सो ये जो सब चीज़ें हैं, ये भी लोग देख रहे हैं ना कि अल्टीमेटली कहाँ से आता है। कोई चीन से आता है, कोई अमेरिका से आता है, नहीं, ये तो भारत से ही सब आ रहा है। तो इसलिए हमारी सरकार बड़ी पेशेंटली बातचीत के जरिए में इनमें उनके साथ कॉन्टैक्ट्स में है, तो देखें कैसे चलता है। नहीं, बट सफरर को पुल आउट कैसे किया जाए, खींचा किया जाए, क्या आपको दिख रहा है? जो सफर कर रहे हैं उनका प्रॉब्लम को की समाप्ति होनी चाहिए। जो उन पे अटैक्स हो रहा है उनका खात्मा होना चाहिए। वो अटैक्स जो है उनको बंद कराने हैं किसी वजह से, और जो वो उनके जिनके जॉब्स छीने गए उनको सब वापस मिलना चाहिए। तो ये उन लोगों की उम्मीद तो ये है कि वो कहते हैं हम तो यहाँ रहना चाहते हैं, हम बांग्लादेश के सिटीजन हैं, हमें अपने राइट्स चाहिए, तो उनके राइट्स उनको मिलने चाहिए। और अगर उनको राइट्स मिल जाए, अगर बांग्लादेश के सिटीजन एक्सेप्ट करें कि जी हमारा देश एक मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस देश हमेशा से रहा है और अब भी है, तो फिर सब ठीक आराम से हो जाएगा। इलेक्शन हो, जिस 2 इलेक्शन में जीते वो आ जाएगा, वो ठीक है। लेकिन बट रेडिकल फोर्स की बात कर रही हैं, और पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये हालत है, कहीं ना कहीं रेडिकल फोर्स एक्टिव है, तो ऐसी गहरी साजिश और जगहों पे भी हो रही होगी, संभव है। इसको कैसे विजुलाइज करें? बिल्कुल। तो रैडिकल फोर्सेस इसीलिए ऐसे ही डिफीट होंगे जब ये जो रैडिकल फोर्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं उसको खत्म करना चाहिए ना। तभी तो रैडिकल फोर्सेस विल रियलाइज, उनको एहसास होगा कि जो हम करने की कोशिश में है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका ऑपोजिशन है। हमारे देश में ऑपोजिशन है, बांग्लादेश में ऑपोजिशन है, हमारे नेबर्स में ऑपोजिशन है।
सब जगह में ऑपोजिशन है। सो सबसे पहले तो है कि ये रियलाइजेशन करना कि बांग्लादेश के लोग जो हैं वो इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे? उनकी अपनी ज़िंदगी तो मुश्किल में आ गई है। ना किसी के जॉब चले गए हैं, किसी को खाने पीने के पैसे नहीं हैं, हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है। सो द फर्स्ट एफर्ट हैज़ टू बी टू ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, ब्रिंग सिचुएशन बैक टू नॉर्मलसी। हम ये कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन नॉर्मलसी में आए तो आप इलेक्शन करना चाहें ज़रूर करिएगा। एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट का जवाब वहाँ ये है, या बराबर उस वहाँ के लोग मांग कर रहे हैं, हर कोई कह रहा है, शेख हसीना को आपने रखा है यहाँ, शेल्टर ले रखी है, वो कहते हैं कि मुझे दे दो। देखिए, शेख हसीना का यहाँ पे शेल्टर करना ये तो अलग भारत का सरकार की पॉलिसी है कि वो हमारे फ्रेंड रही हैं, उनके फैमिली, उनके पिताजी का देखिए, शेख मुजीब को हेल्प की। पहले भी शेख हसीना यहाँ 5 साल रही हैं, जब उनके फादर की डेथ हो गई थी, असैसिनेशन हुआ था उनके फादर का। तो अभी भी वो यहाँ रह रही है, इसमें दिस इज नॉर्मल कि ये तो कोई अपने लिए नहीं, उनके डिमांड की बात। उनके लिए वो जो भी सोचें, अगर वो कह रहे हैं हम ये करेंगे, वो करें तो करें। हम भी देखेंगे क्या वो करते हैं, क्या उनकी तरफ से डिमांड आते हैं, ज़रूर देखेंगे। अब आपने देखा है दलाई लामा जी तो यहाँ कितने साल से रह रहे हैं, तो जो हमारे फ्रेंड हैं, जो भारत के प्रोग्रेस के लिए, भारत के डेवलपमेंट के इच्छुक हैं, तो वो यहाँ रहे तो क्या है इसमें? प्रोफेसर सेक्रेटरी, बहुत बहुत धन्यवाद।